नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हर तरह के निवेशकों के लिए है। लंबे वक्त में आखिर आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना हो या फिर छोटे वक्त के लिए पैसे पार्क करने हो, यहाँ सभी लक्ष्यों के लिए विकल्प है। लेकिन होता ये है कि जब हमारे सामने बहुत ज़्यादा विकल्प होते हैं तो हम उलझ जाते हैं कि हमारे लिए ठीक क्या है। आपकी इसी उलझन को हम दूर करेंगे आपके सवालों के जवाब देकर, ताकि आप अपने निवेश को बहुत ही क्लैरिटी और समझदारी के साथ मैनेज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। आज हम जानेंगे कि पोर्टफोलियो कब और कैसे रिव्यू करना चाहिए। एकमुश्त वर्सेस एसआईपी निवेश के लिए कौन सा तरीका बेहतर होता है और क्या निवेश पूरा होने के तुरंत बाद एसडब्ल्यूपी शुरू कर देना चाहिए, जानेंगे आज। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, आपका स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच। और आज आप सवालों के जवाब भी देंगे, साथ ही हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इनके मतलब कीर्तन के 3 फेवरेट लार्ज कैप फंड कौन से हैं। लेकिन वो शो के आखिर में। अभी हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले हमारे साथ उपेंद्र जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। उपेंद्र जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी, मैं पटना से। पटना से जी बताएं, आप 25 साल के हैं, अभी नई नौकरी लगी है आपको, बधाई हो। थैंक यू मैम। और आप चाहते हैं 12 साल में 60 लाख कमाना, 20 साल में 1 करोड़। अभी शादी हुई नहीं है लेकिन बच्चे के लिए अभी से ही प्लानिंग, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप चाहते हैं करीब 3.5 करोड़ रिटायरमेंट के वक्त अगले 28 साल में, राइट? जी मैम। तो आपको ये जानना है कितने पैसे आप निवेश करें, और साथ ही आप ये जानना चाहते हैं कि स्टेप अप क्या मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है गोल को पूरा करने के लिए। जी मैम। ठीक है, चलिए पहले इतने सवाल का जवाब देते हैं, इसके बाद आपके और भी 2 सवाल हैं जो हम थोड़ी देर बाद देते हैं जवाब उसके। शुरू करते हैं। पहला ये कि ये जो लक्ष्य है ये पूरा करने के लिए पहले बताएं कीर्तन, कितने पैसे निवेश करने होंगे? उपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं आप, बढ़िया, कीप इट अप। स्वाति, इस केस में प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो लक्ष्य है, थोड़ा सा ऊपर है। अगर इन्हें ये तीनों गोल्स के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो इन्हें कम से कम 45,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी, जो शायद इनके केस में आज पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 ऑप्शंस है, 2 विकल्प है हमारे सामने। सबसे पहले तो या तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन टोन डाउन कर दे। तो अज्यूम कर लेते कि उपेंद्र जी 15,000 हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अज्यूम क्यों करेंगे, हम इनसे पूछ लेते हैं ना। उपेंद्र जी। हाँ मैम। हर महीने 15,000 निवेश कर पाएंगे? जी मैम, बिल्कुल। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं? मैम, मैंने अभी आपको एसआईपी अपना पोर्टफोलियो भेजा था, उसमें तो 15,000 के अराउंड अभी से मैंने किया है। पोर्टफोलियो, हाँ राइट, आपका है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका 2,000, 4,000, 4,000, हाँ आपका तो ठीक ठाक चल रही है। सो अगर 15,000 की एसआईपी उपेंद्र जी कंटिन्यू करते हैं और स्टेप अप करते हैं 10% से, स्टेप अप का मतलब हर साल आप 1500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, तो दूसरे साल 16,500 और तीसरे साल 18,000, ऐसे करके अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 12 साल बाद आपके 60 लाख रुपए का घर वाला लक्ष्य तो कंप्लीट हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली आपके पास 20 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 लाख रुपए बचेंगे। और अगर आप 60 लाख रुपए निकाल देंगे चाइल्ड एजुकेशन के लिए तो आपके पास रफली 1 करोड़ रुपया बचेगा रिटायरमेंट पे। तो इससे आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। अगर ये बढ़ाएंगे तो भी तो अगर ये लक्ष्य पूरे करने हैं तो उसका दूसरा एक ऑप्शन है। आपको उपेंद्र जी 24,000 रुपए की एसआईपी आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसे 10% से हर साल स्टेप अप करना पड़ेगा। यानी दूसरे साल आपका एसआईपी हो जाएगा 26,400। एक बार यहाँ उनसे पूछ लेते हैं 24,000 कर पाएंगे कि नहीं इस वक्त। उपेंद्र जी 24,000 कर पाएंगे क्या? आप ऑलरेडी थोड़ा निवेश कर रहे हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं अभी तुरंत के तुरंत? मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल तो मैरिड हूँ, तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि 24,000 अराउंड में कर पाऊँ।
बहुत बढ़िया, अगर ये कर सके तो फिर नथिंग परफेक्ट। लाइक इट। सो उपेंद्र जी, अगर आप 24,000 रुपए पहले साल निवेश करें, दूसरे साल से 26,400, तीसरे साल से 28,800 और उसे हर साल ऐसे ही 2,400 रुपए से बढ़ाते रहे, तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आपको 60 लाख रुपए हाउसिंग के लिए भी मिल जाएंगे, आपको 1 करोड़ चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी मिल जाएंगे और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया आपका रिटायरमेंट के लिए भी बच जाएगा। तो ये 24,000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और 10% का स्टेप अप करना पड़ेगा। तो स्टेप अप, जो आपका सवाल था कि स्टेप अप मैंडेटरी है क्या, ज़रूरी तो है, क्योंकि जो आपको रकम चाहिए उसको पाने के लिए जितना निवेश करना है वो अभी आपके पास नहीं होगा, तो वो स्टेप अप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जहां पर आपको स्टेप अप की फैसिलिटी मिलती है, बहुत जगह पे नहीं भी मिलती है। मिले ना मिले, आप उसको हर साल बस बढ़ाते जाइए, वही होता है बेसिकली स्टेप अप, कि आप जितना चला रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा और ऐड कर रहे हैं। ये इतना क्लैरिटी हो गया आपको उपेंद्र जी? एक छोटा सवाल था, क्या मेरा पोर्टफोलियो करेक्ट है या इसमें कुछ चेंजेस वो करने उसमें की तो हम आ ही जरूरत रहे है? हैं, वो तो बहुत ज़रूरी सवाल है। पोर्टफोलियो मोटा मोटी तौर पे तो ठीक दिख रहा है इनका। स्वाति, पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको उपेंद्र जी। सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, ये आपने जितने भी फंड सिलेक्ट किए, ये सब फंड्स पिछले 3 साल 5 साल से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद ये हो सकता है कि आने वाले 2 साल 3 साल में आपको इसका परफॉर्मेंस जैसे पिछले 5 साल में मिला है वैसा ना मिले, ऐसा जनरली होता है। तो बिल्कुल हताश या निराश ना होइए, फंड्स को कंटिन्यू कीजिए, ये फंड्स अच्छे हैं। ओके। और इन्होंने एक सवाल किया था जो मुझे इनके लिए भी ज़रूरी है जानना और बाकी दर्शकों के लिए भी, कि भाई कितने वक्त पर पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, और जब हम रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो तो क्या देखें, कैसे रिव्यू करें इसे? स्वाति, देखिए इसमें एक चैलेंज है कि इन्वेस्टर लेवल पे कितना डेटा अवेलेबल है रिव्यू करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टर लेवल पे रिव्यू करना है तो 2 ही चीज देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप जब निवेश करने आए थे तब आप कितना रिस्क ले सकते थे, वो सोचकर आपने जो फंड में पैसा लगाया। जब भी आता है ना कीर्तन, कितना रिस्क, ऐसा लगता है कि पाव किलो या 1 किलो या 500 ग्राम कितना रिस्क ले सकते हो, ये चीज कोई कैसे तय कर सकता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है? चलिए, तो मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन इस चीज का दे देता हूं और ऐसा डेटा दूंगा जो आपको कोई भी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। तो आपको देखना ये है कि साल के एंड में रिव्यू करना है, साल में एक बार। आपको देखना ये है कि आपने जब फंड में निवेश किया था तब उस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था। ओके। किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। और क्या ये डिविएशन बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि आपके फंड में रिस्क बढ़ रहा है। अच्छा, राइट। ये बहुत ही अच्छी बात कही है। ये इस एक लाइन से ये आपने जो एक्सप्लेन किया है ना, उससे कई दर्शकों के बहुत सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और ये जवाब मैं बहुत दिन से तलाश रही थी कि ऐसा कोई एक पैरामीटर जो मुझे बता सके कि मैं कैसे देखूं कि ये फंड जो है वो ज़्यादा रिस्की हो रहा है या फिर कम रिस्की हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। आप कभी भी चेक करेंगे किसी भी फंड का परफॉर्मेंस, बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाती है, वहाँ पर ये ज़रूर होगा। कीर्तन ने कहा अगर वो लगातार बढ़ रहा है मतलब वो फंड रिस्की होता जा रहा है। और दूसरी चीज आपको ये देखना है कि फंड क्या रिस्क सेम रखकर रिटर्न बेटर कर पा रहा है। तो अब आप देखिए कि रिटर्न साल भर साल आपके कंसिस्टेंटली बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, पर आपको एवरेज 12% मिले ये आपका लक्ष्य है। तो अगर आपको देखना है साल के एंड में कि क्या मेरे फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं, एक सिंपल तरीका जो इन्वेस्टर यूज कर सकता है, आपको देखना है कि क्या उस फंड के इंडेक्स के सामने फंड ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं। तो अगर मान लीजिए लार्ज कैप फंड है तो उसका इंडेक्स जनरली निफ्टी होगा, तो क्या आपके फंड ने निफ्टी को बीट किया या नहीं लगातार सेम स्टैंडर्ड डिविएशन रखकर, राइट। बढ़िया। तो अगर फंड ये कर पाता है तो फंड अच्छा है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर स्वाति, जरूरी नहीं है कि साल दर साल फंड निफ्टी को बीट कर पाए, पर अगर आप देख रहे हो 2 साल 3 साल के एवरेज में स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रखकर अगर फंड ने निफ्टी को बीट किया है तो ये फंड अच्छा है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उपेंद्र, आपके सभी सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं कि हमने दे दिए हैं। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर शिवाजी मुंबई से। शिवाजी जी नमस्ते। नमस्कार। आपका सवाल पूछिए।
See, actually, I have two questions, but let me take one first question जी regarding my wife. Wife has invested around 22 lakhs in Aditya Birla ABSL hybrid equity hybrid fund 95. She has done through STP for last 18 months to 2 years period. And now she wanted to withdraw through SWP around 15,000 rupees for monthly expenses. Is it possible? Or how is the fund is? ये निवेश बस अभी 18 महीने की एसटीपी के बाद वक्त इतना ही दिया है आपने इसे अभी तक, उससे ज्यादा वक्त नहीं दिया है निवेश। 2 years दिया मैंने। 2 साल। ओके। एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें एसडब्ल्यूपी अब करना चाह रहे हैं, एसटीपी के जरिए निवेश किया। बहुत ज़्यादा वक्त तो हम नहीं कहेंगे अगर 2 साल का वक्त दिया है। पहले इनके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या 15,000 रुपये का मंथली इनकम एसडब्ल्यूपी करना, आप सलाह देंगे इसमें? शिवाजी जी, सबसे पहले तो आई थिंक आपने एक ऐसी चीज़ की है जो जनरली लोग मिस आउट कर जाते हैं। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और अगर आपको एसडब्ल्यूपी करना है तो कभी भी इमीडिएटली नहीं की जाती। यानी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक फंड में, अगर आप इन्वेस्ट करने के दूसरे महीने से पैसा निकालना चालू करेंगे, ये सही तकनीक नहीं है एसडब्ल्यूपी के लिए। तो आपने एक चीज़ बराबर की है कि आपने पैसा लगाया, उस फंड को थोड़ा सा ग्रो होने दिया और उसके बाद आपने एसडब्ल्यूपी स्टार्ट की, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर आपकी अमाउंट रिक्वायरमेंट और फंड सिलेक्शन में मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप जिस फंड में निवेश करना चाहते हैं वो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अगर वो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और मार्केट ऊपर जा रहे तो आपके एसडब्ल्यूपीज अच्छे से बाहर आएंगे। पर अगर मार्केट कमज़ोर हो जाता है और वो 6 महीना 1 साल तक कमज़ोर रहता है तो शायद पॉसिबल है कि आपको एसडब्ल्यूपी देने के लिए उसे आपके कैपिटल में डिपेंड करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये है कि अगर आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो वो किसी एक हाइब्रिड या इक्विटी फंड के थ्रू ना कर एक डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। तो मेरी सबसे पहली सलाह आपको यह है कि आप अपने पैसे को 2 डेट फंड्स में स्प्लिट कर दीजिए। एक आप आईडीएफसी, पीएसयू और बैंकिंग फंड ले सकते हैं और दूसरा आप एसबीआई मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ले सकते हैं। आप दोनों में पैसा इक्वली डिवाइड कीजिए। और दूसरा मेरा आपको कहना यह है कि अगर आप 12,000 या मैक्सिमम 13,500 का एसडब्ल्यूपी करें तो सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपके कैपिटल को डिपेंड करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15,000 मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टीप अमाउंट है, वो तकरीबन 8% के करीब एसडब्ल्यूपी हो जाता है। तो डेट फंड आपको 7, 7.5, 8% तक रिटर्न देंगे। पर अगर आप महीने दर महीने अगर 8% निकलते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी एक सिचुएशन पे आपको आपके पोर्टफोलियो में डिपेंड करना पड़े। तो मेरा सजेशन ये है कि एसडब्ल्यूपी डेट के थ्रू कीजिए और तकरीबन 12,000 या मैक्सिमम साइड पे 13,500 का एसडब्ल्यूपी निकालने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए उससे। यहाँ पे 2 क्विक क्वेश्चन कीर्तन। आपने कहा कि इक्विटी में जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी वोलेटाइल होता है बाजार तो आपका जो कैपिटल है वो इरोड होने के चांसेस है। डेट में ऐसा चांस कितना होता है? उसके परसेंटेज क्या काफ़ी कम हो जाते हैं? डेट में ये होने की परसेंटेजेस थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि अगर आपने डेट में फंड सिलेक्शन अच्छा रखा है तो वो प्रॉबली लीनियरली बढ़ते जाता है। तो उसमें वो वॉलेटिलिटी आने के चांसेस हल्के से कम है। राइट, इसीलिए डेट में अगर आपने रिस्क कम रखा है फंड सिलेक्शन में तो वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाते जाएंगे और उसमें आप एसडब्ल्यूपी की प्रिडिक्शन बराबर से कर सकते हैं, जो इक्विटी फंड में मुश्किल है मेरे हिसाब से। दूसरा एक यहाँ पे एक और सवाल अब जहन में आ गया कि 2 ऑप्शन होते हैं एसडब्ल्यूपी में, एक तो अमाउंट आप तय कर लीजिए और दूसरा होता है कि जो मुनाफा हो रहा है, कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है, आप उसको कर लीजिए। तो आप दोनों में से किस चीज़ की सलाह देंगे? जनरली मेरे हिसाब से अगर फंड 7-7.5% के करीब रिटर्न जनरेट करता है तो आपको ये तय करके चलना है कि मुझे उससे कम निकालना है। राइट, तो यहाँ पर भी मैं जो सलाह दे रहा हूँ मेरे हिसाब से अगर ये जो कॉम्बिनेशन दोनों फंड्स का मैंने सजेस्ट किया है वो तकरीबन 7% के करीब संदीप जी को मिल जाएगा। तो अगर वो 6% जिसके हिसाब से 12,000 की एसडब्ल्यूपी वो कर सकते हैं उतना निकालेंगे तो कैपिटल डिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। और एसडब्ल्यूपी आपने कहा कि इन्होंने 2 साल का वक्त दिया है,
ये एक सही स्ट्रैटेजी है। तो इतना वक्त देना चाहिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आप 55 साल में या फिर आप 58 ईयर्स की उम्र में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया और आपको पता है कि 60 साल के बाद आपको वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सिर्फ 2 साल का गैप सफिशिएंट है या फिर जितना लंबा वक्त उतना बेहतर? स्वाति, जितना लंबा वक्त है उतना बेहतर है, पर अगर हमने 36 महीने का टाइम दिया है कैपिटल को ग्रो होने के लिए और कैपिटल ग्रो हो चुका है, राइट, आई थिंक उतना सफिशिएंट है और ज्यादा मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे। पर जानना ये जरूरी है कि अगर आप 3 साल का समय दे रहे हैं तो ये 3 साल का समय आप इक्विटी फंड में निवेश ना करें। क्योंकि अगर 3 साल के बाद आप जब उसमें SWP करना चाहते हैं, पॉसिबल है कि मार्केट ने आपको 3 साल में सपोर्ट नहीं किया तो आपका कैपिटल ऑलरेडी डिप हो चुका है। चलिए, यहाँ पर शिवाजी जी, या जवाब आपको मिल गया, आप सेटिस्फाइड हैं जवाब से? नहीं, तो वन मोर रिक्वेस्ट, देन shall I redeem this? पैसे वहां से निकाल ले और फिर आप उसको डेट फंड में लगाए, आप ये पूछना चाह रहे हैं? या राइट, यही करना, यही अप्रोच लेना होगा। एग्जैक्टली यही करना है आपको।